अस्सलाम क्या हाल चाल करते क्या खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक में मैं मोहम्मद यूसुफ मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने भाई साहब हिंदुस्तान का संविधान लिखा। हालांकि और भी लोग थे लेकिन इनका जो है ना बड़ा टॉप पे नाम आता है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आज की वीडियो हर उस आदमी के लिए जिसे ये शिकायत है कि भगवान ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ये वीडियो हर उस आदमी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने हर उस फ्रेंड से इसे शेयर करिए जो आज अपनी लाइफ में किसी भी वजह से लो फील कर रहा है। बात उस वक्त की है दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे। ये वो वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। चूंकि उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं करता, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता। यहाँ तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का रूल था कि बच्चों की सीटिंग जो है वो रोटेट होती रहती थी, मगर अंबेडकर जी को कभी बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें क्लास की सबसे आखिरी लाइन में जहां बाकी बच्चों के जूते पड़े होते थे वहां पर अकेले बैठना होता था। यहाँ तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। दोस्तों एक पल के लिए आप इमेजिन करिए 5-6 साल का एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। उस छोटे बच्चे को डर है कि वो किसी से टच ना कर जाए। उस बच्चे को ये भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो कोई मुझे यहाँ पानी तक नहीं पीने देगा। ये बात मैं आज से 125 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति में किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस करिए। आज हमारे बच्चे के साथ अगर कोई टीचर सीधे मुंह बात ना करे ना स्कूल में तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि अगले दिन स्कूल चला जाए, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मगर बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ने गए। वो अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD की, उनके पास 35 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि उन्हें मिली। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थी। लोगों का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है मगर बाबा साहेब की अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस जैसे विषयों में बराबर की पकड़ थी। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 150 सालों के इतिहास में शायद ही दूसरा कोई भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। वो अक्सर कहते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पढ़ता है वो उतनी तेजी से दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो सारे किस्से कहानियां यहाँ बताने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। मगर मुझे पता है हैरानी किस बात की है। पता नहीं क्यों इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहेब को सिर्फ दलित राजनीति तक ही लिमिटेड करके रख दिया है। आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बाबा साहेब दलितों के ही नेता थे, दैट्स इट। सच तो ये है दोस्तों कि बाबा साहेब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, अलग अलग इश्यूज पर जो उनकी राय थी, ओपिनियन थी, और वो जितने ईमानदार थे ऐसी ईमानदारी तो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं दिखती। जैसे बाबा साहेब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। 1953 में BBC को दी अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी पर खुलकर अपनी राय रखी। बाबा साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टर्न वर्ल्ड गांधी जी को लेकर इतना बावला क्यों रहता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गांधी जी एक रूढ़िवादी हिंदू थे जो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखते थे। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में बताया कि गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों को धोखा दिया। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी ने अपने वक्त में 2 अखबार निकाले। हरिजन के नाम से एक अखबार अंग्रेजी में निकाला और दूसरा गुजराती में निकाला जिसका नाम दीन बंधु था। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजी अखबार में गांधी जी ने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी बताया क्योंकि अंग्रेज उस अखबार को पढ़ते थे और उन्हें अंग्रेजों के सामने खुद को खुले विचारों वाला दिखाना था। लेकिन गुजराती अखबार में गांधी जी के विचार बड़े रूढ़िवादी थे क्योंकि गांधी जी को अच्छे से पता था कि जो इंसान गुजराती अखबार पढ़ रहा है अगर उसे अपने पीछे लगाना है तो ऐसी ही बात उसमें लिखनी पड़ेगी। बाबा साहेब गांधी जी से इस बात से भी काफी नाराज थे कि जब भी अनुसूचित जाति की बात होती थी तो गांधी जी बस छुआछूत खत्म करने की और उन्हें मंदिरों में एंट्री देने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर का कहना था कि इससे अनुसूचित जाति के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। आप उन्हें हर तरह से बराबरी देने की बात क्यों नहीं करते? जबकि गांधी जी का ये मानना था कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है उसे पेशा उसी के हिसाब से चुनना चाहिए, और ये बात बाबा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वो गांधी जी को दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव बताते थे। अब बड़ा सवाल ये है कि जो भी पार्टियां आज गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर के नाम की पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकती हैं वो जनता को खुलकर क्यों नहीं बताती कि अंबेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे।
और जो भी पार्टी खुद को महात्मा गांधी की राजनीति का उत्तराधिकारी बताती है उससे भी ये क्लियर करना चाहिए कि क्या गांधी जी सच में वैसा ही सोचते थे, और सोचते थे तो वो गांधी जी की इस सोच से अब कितना अग्री करते। हैरानी ये है दोस्तों कि आज जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के कथित अपमान पर इतना हल्ला कर रही है वो ये बात क्लियर क्यों नहीं करती कि इन्हीं बाबा साहब को हराने के लिए क्या नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ दो बार चुनाव प्रचार नहीं किया। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब नेहरू की कैबिनेट में कानून मंत्री थे। जब संविधान बनाने की बारी आई तो पहले तो नेहरू जी चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहब को संविधान बनाने वाली संविधान सभा में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि उस टाइम कांग्रेस और नेहरू जी की तरफ से संविधान सभा के लिए 296 मेंबर्स चुने गए थे, मगर उसमें बाबा साहब को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद बाबा साहब उस वक्त के संयुक्त बंगाल से मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीतकर संविधान सभा में आए, मगर देश के बंटवारे के बाद बाबा साहब की सीट पाकिस्तान में चली गई तो उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। मगर बाद में उन्हें संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। अब हुआ ये कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहब ये चाहते थे कि औरतों को भी आदमियों के बराबर का हक मिले, मतलब वो उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, मगर इसके लिए नेहरू तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि बाबा साहब ये भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए ताकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसे ठीक की जाए, मगर नेहरू इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया। मगर कांग्रेस और नेहरू जी का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। इसके बाद बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई। खुद बाबा साहब मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव में उतर गए, मगर नेहरू जी किसी कीमत पर भी बाबा साहब को संसद में पहुंचने नहीं देना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के ही एक असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को उनके खिलाफ इलेक्शन में उतार दिया। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने खुद काजरोलकर के फेवर में 2 रैलियां की। यहां तक कहा जाता है कि बाबा साहब को पड़े वोटों में से बहुत सारे वोटों को खारिज करवा दिया गया और बाबा साहब वो इलेक्शन 17,000 वोटों से हार गए। मगर जो पार्टी आज बाबा साहब के अपमान की बात कर रही है, एक वक्त उसी पार्टी के प्रेसिडेंट और देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब को हराने के लिए इतने उतावले थे कि उनके असिस्टेंट को ही उनके खिलाफ उतार कर उन्हें हरा दिया। न सिर्फ हराया बल्कि बाबा साहब के ही जूनियर के हाथों उन्हें चुनाव हरवा कर उन्हें नीचा भी दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बाबा साहब की मौत 1956 में हुई थी और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर 1990 तक लगाई ही नहीं गई। बाबा साहब की तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में तब लगी जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी। एक पल के लिए सोचकर देखिए दोस्तों, बाबा साहब जिन्होंने उस वक्त अपनी मेहनत के दम पर वजीफा लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े कॉलेजों से पढ़ाई की, जब वो भारत आए तो भी उन्हें अपने दलित होने की वजह से लगातार अपमानित होना पड़ा। बाबा साहब चाहते तो बड़ी आसानी से तभी देश छोड़कर ब्रिटेन या अमेरिका में बच सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया, अगर मैंने भारत के समाज को नहीं हिलाया, उन्हें नहीं बताया कि हम दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो ये और कौन करेगा। बाबा साहब अच्छे से जानते थे कि वो माँ सरस्वती के विशेष पुत्र हैं। ये उनका फर्ज है कि वो अपनी समझ, अपनी हिम्मत से दलितों की ये लड़ाई लड़े। मगर ये देखकर बड़ा अफसोस होता है दोस्तों कि न तो गांधी जी ने उस वक्त उनकी बातें सुनी और समझी और न ही नेहरू जी ने उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया, और वो भी उन बाबा साहब का करियर जो उस वक्त इतने पढ़े लिखे थे कि उस वक्त की पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पढ़ाई लिखाई भी अगर आप मिला लेते तो वे उनके आगे वो कुछ नहीं थे। मगर अफसोस ये है दोस्तों कि इस देश की कुछ पार्टियां बाबा साहब के साथ की गई उन जातियों की कभी बातें नहीं करती। वो पार्टियां इतनी बेशर्म है कि वो आज भी इन सब के लिए देश से माफी नहीं मांगती, सॉरी नहीं बोलती। सच तो ये है कि बाबा साहब को किसी धर्म या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बात करते थे। अगर उन्होंने नीची जातियों की बराबरी की बात की तो उन्होंने औरतों को बराबरी का हक देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की। अगर वो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, हिंदू धर्म में मौजूद पाखंड के विरोधी थे, तो उन्होंने उतना ही खुलकर इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथ पर भी बोला। मुझे सच में हंसी आती है दोस्तों जब कुछ पार्टियां जय भीम और जय भीम की बात तो करती हैं, मगर कभी ये नहीं बताती कि बाबा साहब के कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में क्या थॉट्स थे। अंबेडकर जी ने आजादी से 2 साल पहले लिखी अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अंबेडकर जी ने आगे लिखा है कि भारत के मुसलमान खुद को पहले मुसलमान मानेंगे, उसके बाद भारतीय। उन्होंने किताब में यहाँ तक लिखा है कि भारत की तरक्की में भारत के मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया है और उन्होंने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारे का मतलब सिर्फ मुसलमानों के बीच भाईचारा, और इस भाईचारे में किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। इसी किताब में अंबेडकर जी आगे लिखते हैं कि इस्लाम की प्रकृति ऐसी है कि वो भारत को कभी अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। एक सच्चा मुसलमान वो है जो न तो कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को कभी अपना भाई मानेगा। इसके अलावा भी बाबा साहब के इस्लाम पर जो थॉट्स हैं वो सुनकर उनके नाम की पॉलिटिक्स करने वाली कई पार्टियों के कान से धुआं निकल जाएगा दोस्तों। पर सवाल ये है कि अगर कोई पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पॉलिटिक्स करती है तो वो उनके इन विचारों पर बात क्यों नहीं करती। ये लोग क्यों नहीं बताते कि अंबेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे। ये लोग क्यों नहीं बताते कि आखिर कैसे नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए उनके खिलाफ 2 बार प्रचार किया। ये लोग क्यों नहीं बताते कि अंबेडकर जी के इस्लाम पर क्या विचार थे।
अंबेडकर की मनुस्मृति के बारे में क्या थॉट्स थे, वो बस इसी बात का जिक्र करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। मगर बाकी मुद्दों पर बाबा साहेब अंबेडकर क्या कहते थे ये लोग भूलकर भी वो बात नहीं बताते। अब आप मुझसे पूछें तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मेरी नज़र में बाबा साहेब अंबेडकर पिछले 150 सालों के भारत के इतिहास के सबसे वेल रेड, सबसे हिम्मती और सबसे ईमानदार नेता थे। नेता क्या, शायद वो सबसे इंटेलेक्चुअल भारतीय थे जिन्हें जितनी इज्जत जितना सम्मान मिला वो उससे कहीं ज्यादा के हकदार थे। मेरा तो ये भी मानना है कि जब भी अंबेडकर जी की बात हम करते हैं तो सिर्फ उन्हें दलित राजनीति से, दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर न देखा जाए। दलितों के लिए उन्होंने जो किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अंबेडकर जी का काम इतना बड़ा है, बाबा साहब का काम इतना बड़ा है, उनके विचारों का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि हमें उन सब पर बात करनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साजिश के तहत पहले तो उनके जीते जी ही उनको इररिलेवेंट बनाने की कोशिश की गई और जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो फिर शुरू की सरकारों ने उनको वैसी इज्जत नहीं दी जैसी वो डिजर्व करते थे। लेकिन जैसा कि हर महान काम और हर महान व्यक्ति के साथ होता है, वही आज बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ हो रहा है। देर सवेर वो इज्जत उन्हें मिल ही जाती है जिसकी वो हमेशा से हकदार थे। आज वो शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी हर कोई खुले दिल से तारीफ करता है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी बुराई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम हर पार्टी, हर भारतीय बड़े फख्र से लेता है। मुझे बड़ी ईमानदारी से लगता है दोस्तों कि जो काम अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग ने किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और महान काम बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के करोड़ों लोगों के लिए किया है। मेरी नजर में तो वो सच्चे राष्ट्रपिता हैं। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो, मगर हमें वो गलती नहीं करनी है। उन पर हो रही पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनको पढ़ना होगा, उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे लेकर जाना होगा। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहब पर बनाया हमारे वीडियो, हमारे विचार अगर आपको पसंद आए हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। अब एक देखें ना, सबसे पहले तो भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए तो भाई दिल से रिस्पेक्ट कि वो जिस जगह से उठ के आए और जो उन्होंने बर्दाश्त किया। आज भाई हमें ना घर में कोई सीधे मुंह ना अपना माँ बाप ही ना बुलाए तो यकीन माने बंदे का दिल परेशान हो जाता है, बच्चा गुस्सा हो जाता है भाई। उसने समाज में इतनी नाइंसाफी झेल के बंदा इतना ज्यादा आगे बहुत बढ़ा। सब्र किया तारक, बहुत सब्र किया। सबर की इंतहा है भाई। तो उसकी सब्र की इंतहा तो देखिए, उसने उसी सब्र की इंतहा की वजह से जो अचीवमेंट की। क्या बात है। आज भी इतनी वक्त गुजरने के बावजूद दुनिया उसको अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। और भाई जो एजुकेशन होती है ना, आपके किरदार को वो पॉलिश करती है, ठीक है। लेकिन ये सारी सियासत जो है ना, अच्छा जितना 35 सताया गया डिग्रियां। हमें, तारक वो गोरों के किसी कंट्री में भी सेटल तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते थे जितने वो पढ़े लिखे काबिल इंसान। लेकिन मुल्क की और मोहब्बत बड़े या भी अपने बड़े लोगों की इंसान। मोहब्बत, उनका नहीं, ये इम्तिहान जो ना इंसाफी थी ना उनके मुआशरे में, इसके खिलाफ लड़ने के लिए वो आए। भाई इसीलिए ये ना वही बात मैं भी यकीन कर रहा हूं। माने किसी कई भाई मुझे लगता है कमेंट, मुझे पक्की बात है कमेंट तो करेंगे। ये आज ना देखा जाए तो 70 से 75% जो है ना लिटरेसी रेट है हिंदुस्तान का। तो कानून भी फॉलो करें, सारा कुछ चढ़, हर बंदा देख लें, यूथ जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ उनको पता है। तो भाई आज भी ये जात पात जो है ना, यकीन माने आज भी ये टॉप पर है, बिल्कुल है। खत्म नहीं हुई। मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था, आज भी यूपी में एक वीडियो देख रहा था भाई, वो आज भी गांव में वो लेडीज है, छोटे जाति की जो लेडीज हैं, वो गांव में जब चलती है ना, वो जूते उतार के चलती है हाथ में पकड़ के, गांव से बाहर जाकर वो जूते पहनती हैं आज भी। इसी दौर में भी देख लो, 2024 में और 21वीं सेंचुरी में ये हो रहा है भाई। अभी तक हजारों साल से ये रिवाज चला हुआ, आज तक खत्म नहीं हुआ। आज तो हिंदुस्तान तरक्की बहुत कर तो रहा है। ये जो दलित नारा भीमराव अंबेडकर का लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि वो बराबरी चाहते हैं। ये आजकल ये मुद्दा पता क्यों उठा हुआ है? ये जो दूसरी पार्टियां वो चाहती हैं कि भाई जो बिछड़ी हुई जाती है ना, उनकी भाई साहब गिनती की जाए बकायदा कि वो कितने हैं। और ये जो दूसरे बीजेपी वाले ये कहते हैं कि गिनती नहीं होनी, हमें जातों में नहीं बांटना। लेकिन भाई अगर साफ है भाई जातों में अगर बांटना नहीं तो भाई ये सिस्टम भी तो खत्म करें। हालांकि हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि भाई आप बराबर हैं, क्योंकि भाई देख लो उनको आर्मी में पुलिस में भर्तियां देती हैं। लेकिन ये लोगों का जो माइंड सेट है ना, जो मजहबी लोग आते हैं ना,
रौनक भाई ने सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी का बात की ना, तो भाई साहब वो कट्टरपंथी नहीं है जो किसी छोटी जात को नंगे पैरी चलने पे मजबूर कर देती है, जुल्म, जो किसी को बर्तन छूने पे वो उसका पानी जो है वो पीने से मजबूर कर देती है, वो कट्टरपंथी नहीं है। आपने शायद इससे ज्यादा मैं कहता हूं कट्टरपंथी हो ही नहीं सकती कोई। शाहरुख की अपने हिंदू धर्म के लोगों के साथ इतनी ऐसे नफरत करते दूसरों हैं। के साथ कितनी होगी। आपने शायद शाहरुख की मूवी देखी होगी सवादेश, जिसमें वो बिजली बनाता है। हाँ। उसमें वो जिम्मेदार और जागीरदारी होते थे, ये अमेरिका से वापस आता था, लेकिन वो वहाँ पे बिजली नहीं पैदा करना देते थे, उनको बच्चों को नहीं आगे पढ़ने देते। क्यों भाई, ये हमारी ना ब्राह्मण है तो ये हमारे लिए हराम है, भूखे मर जाना है, हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें यहाँ अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजना, इसी सिस्टम पे बनी हुई है ये ना कहीं जो जी भी यार बड़े जो सिस्टम। कहीं ये इलाकों में ऐसा भी चलता है कि वो उस ये जो गरीब खानदान के होते हैं ना बच्चे, उनको पढ़ने की ना वो इजाजत भी नहीं देते, इतनी हेल्प भी नहीं करते ताकि ये अनपढ़ रहें और हमारा ही काम करें, हमारे नीचे दब के ही रहें सारी जिंदगी। ये सिस्टम इधर भी है, फिर जगह वो है भाई, ये सिंध वो हम एक ही है भाई। इस्लाम आने के बावजूद यहाँ पर भी ये खत्म वो नहीं है भाई, अभी भी ये जिंदा है। जात पात इधर खत्म हो गई कोई नहीं हुई। लेकिन ये कि वो छूत छूत वाला वो सीन नहीं है, अब वो नहीं है, लेकिन ये है तो शादियां तो यहाँ पर भी नहीं होती, नहीं होती वो ऊंची जाति वाले यहाँ भी तो छोटी नहीं जाति वाले उनके नहीं साथ करते, शादी नहीं 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 वो नहीं करते, लेकिन ऐसा है लेकिन इस्लाम में जायज है। हाँ जैद इस्लाम में वहाँ जायज़ का है। तो एक मैंने लोगों का अगले दिमाग दिन एक वो है, हजारों सालों वाला वो बुजुर्गों वाला मैंने जो वही convert बात हुए नहीं हैं। की है कि हजारों सालों वाला जो माइंड सेट है वो आज भी चेंज नहीं हुआ। यार मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी थी सिंध की, मैं अक्सर सिंध की आप एक दो दफा बात की थी, वहाँ बहुत ताकतवर ये जगीरदाराना सिस्टम अभी तक मौजूद है। वहाँ पे जो उनके मुजावरे होते हैं उनके खेतों में काम करने के लिए, उनको स्कूल अभी भी नहीं जाने देते। नहीं जाने- इससे बड़ा जो और क्या बलूचिस्तान जुल्म में है? यही सूरत तो हाल इससे है। बड़ा और क्या जुल्म है? जुल्म ही है भाई। और बाकी भी बात करें ये तो फिर इस लिहाज पॉलिटिकल से पंजाब तो फिर नंबर 1 है ना पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब होती भी है ना, अच्छी चीजें हैं, चाहे हम भाई हमारे साहब बड़े कांग्रेस मुकाम हो, में यहाँ पर तो ऐसा कोई कुछ सिस्टम नहीं सिस्टम है। नहीं। ये चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस वाले भी अपनी गेम खेल रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये भीमराव अंबेडकर ऊपर आए। साफ ज़ाहिर है कि भाई जब जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के मुखालफ भी होते हैं, साफ ज़ाहिर है कि अगर कोई उनके मुकाबले में खड़ा तो उसको हराने के लिए कोशिश तो की जाएगी, ये भी चीज़ है। लेकिन ये कि संविधान लिखने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हाँ अब जी। लेकिन जो साफ ज़ाहिर है कि भाई जिन लोगों के हकूक की बात की गई है वो तो भाई भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही आज ये जो रिजर्वेशन के सिस्टम है ना, एक कोटा सिस्टम, अब जो बीजेपी इसमें भी भाई कोई दोहरी राय नहीं है कि कोटा सिस्टम जो होता है ना, वो जो हकदार लोग होते हैं ना उनका हक मार जाता है। इसमें हमारे यहाँ भाई- भी ऐसे ही है। इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई कि अगर कंट्री को चलाना है ना तो वो कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि भाई आपके पास जो भी आएगा टॉप से टॉपर आएगा। भाई ये रिजर्वेशन भी होता है कि भाई अगर एक बंदे के कम नंबर है ना, वो निचली जाति का है, तो उसको वो रख लेंगे। फिर उनको साथ लेकर नहीं चलना है। तो फिर एक तो वही- माशरे में आप उनको वैसे दबा रहे हो, और जो उनके थोड़े बहुत आ रहे हैं उनको आप ये जो लेकिन कंट्री में मैं वही इसके बात खिलाफ हूं, क्लियर मैं इसके करने लगा खिलाफ था, हूं, मैं इसके वही खिलाफ बात हूं। क्लियर करने लगा हूं कि अगर ये रिजर्वेशन खत्म करनी है तो भाई साहब पहले नंबर तो जो ये जात पात वाला सिस्टम है ना, छुआछूत उसको वाला, मेरिट पे लाए, मेरिट पे या तो फिर वो- नौकरियों वैकेंसियों को भी मेरिट पे ले आए, ऐसे ही। मसला नहीं। ये कानून इंडिया में पास है तो दलितों को इस तरह तंग नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग फिर भी करते हैं उनका माइंडसेट भी नहीं तू ही चाहिए। कह रहा है कि आज 2024 में भी वहाँ आपने की पहले खवातीन- मैं इसको किसी बताया भाई को तो डाउट है, जानने मेरे पास के वीडियो इलाके पड़ी है हैं, भाई। जो आज भी अपने जूते उतार तो कर बकायदा जाते हैं, उनका तो फिर क्या इंटरव्यू फर्क था, रह गया वो भाई? लेडीज बता रही थी, और कई जो है ना लोग जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, पुलिस में था शायद, वो कहता है कि भाई आज भी मेरे साथ ना जो ऑफिसर होते हैं वो ना वो थोड़ा सा रखते हैं, वो साथ में मिलके खाने पीने से ना तलब मेल जोल दूर रखते हैं थोड़ा। हाँ जी। ये चीज अभी भी वो माइंड सेट यार, वो देखा नहीं था पाकिस्तान में, वो कह रहा था मैं हिंदू के बाल नहीं काटूंगा। हाँ ओ हम फिर इंडिया को ब्लेम करते हैं, हम तो सेम है फिर दोनों अभी भी। ये तो कुछ तुझे पहले क्या कह रहे वो यार मैं वही तो चीज कर हाँ रहा वो हूँ वीडियो भाई, की थी। पाकिस्तान में भी लोग चुतिया हैं,
जो इंसानों में भेदभाव करते हैं। वो जो गन्ने के रस वाला एक वीडियो देखी थी ना आप लोगों ने, बर्तन उनके अलग रखे हो तो पानी नहीं पीते, हाथ नहीं लगा तो वही रहे। मैं कहता हूँ ये है वो पाकिस्तानी हिंदू तो उनको पानी नहीं पीने देते। ये मुसलमानों के ना एक दूसरे धर्म से डिफरेंस कर रहे हैं, गलत चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार चाहिए। इंसान तो है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो क्लैरिटी क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई ये तो चलो हो गया मुस्लिम के एक होता है कि दूसरे धर्म से बंदा नफरत करता है इसलिए ये उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और एक हिंदू हो के हिंदुओं से नफरत करे वो जो है ना चीज हजम नहीं होती। ये फिर शुरू से सिस्टम है जो अभी तक नहीं खत्म हुआ, और मुझे लगता है ये खत्म भी नहीं होगा। नहीं हो सकता। आसान नहीं है, आसान नहीं हो सकता। 3-4 ये हिंदू धर्म जो है वो 5-6 हजार साल पुराना बोलते हैं ना, 10,000 15,000 साल पुराना, ये तब से चलता आ रहा है। आज जिक्र नहीं खत्म हुआ। रौनक भाई ने जो इस्लाम की बात की उसमें क्लैरिफाई, हमारे इधर देख लो जो फिरके इस्लाम में जैसे बने हुए, हम भी आज वही एक दो को काफिर करार देने गर्दने काटने पे लगे हुए कि नहीं? नहीं वो उसने जो रौनक भाई ने बात की है कि भाई उसने बात की है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ तगा नहीं हो सकता। भाई साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे, हिंदुस्तान के लिए उन्होंने मिसाइल बनाया और हिंदुस्तान के साथ कहीं गद्दारी नहीं की, राष्ट्रपति भी बने, सदर भी बने। एक फौजी थे, जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ वार हुई है तो क्या वहाँ के जो मुस्लिम फौजी थे क्या वो दुम दबा के भाग जाते थे? कभी भी नहीं या वो भागे। पाकिस्तान की तरफ से होकर लड़ना शुरू कर देते थे? जहाँ पर भाई कंट्री अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, यकीन माने उनसे प्यार भी बढ़ा है, लेकिन जब अपने कंट्री की बात आ जाती है भाई साहब सीना तान के खड़े हो जाएंगे उधर। ऐसे ही अपने कंट्री के लिए भाई साहब हर बंदा ही सिंसियर हो जाता है। सिंसियर कोई और ये ये क्या- बात है। और भाई साहब हिंदू राष्ट्र की तो बात करने वाला हिंदू भी हैं, फिर वो हिंदुस्तान के झंडे को उतार के अपना हिंदुओं वाला झंडा भी लगाते हैं, फिर डिसरिस्पेक्ट तो वो भी कर रहे हैं। कर रहे ये फिर मामला हर तरफ ये है कि यार यकसा सारे करते हैं। यकसा है हर तरफ मामला, ऐसे ही कुछ तो भाई कट्टरपंथी जहां पर भी आ जाती, मैं कहता हूँ इससे बड़ी कट्टरपंथी हो ही नहीं सकती कि छोटी जात वाले बंदे को इंसान ही नहीं समझना है यार। हाँ जी, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। वो उसका पानी छुआ हुआ भी नहीं पीना भाई। इससे हालांकि देख लो फसलों में सारा काम करवा लेना, दोगलापन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ सारा काम करवा लेना, उनका उनसे उगाया हुआ अनाज खा खा लेना लेना। उनके हाथों का। मतलब कि यहाँ पे आके इंसानियत दम तोड़ जाए। उनके बर्तन अलहदा होने। हाँ, ये ऐसे ही है। ये मैं कहता हूँ इंसानियत का घटिया तरीन जो है ना सोच चेहरा। है, चेहरा कि भाई एक इंसान सही के पकड़ी पानी है उसे। बर्तन अलग है, दूसरे इंसान के अलग हैं, वो भी अपने ही धर्म के। ठीक। तो भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई हमने वो वीडियो देखी थी जिसकी वजह से ये मुद्दा छिड़ा है ना, तो ये ना सियासतदान जो है ना भाई साहब ये मदारी से कम नहीं होते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम कोई आदमी भी पार्टी हो, हो, कोई भी पार्टी हो। वाले चाहे हमारी या पार्टी हमारी वाली, ये खुदा की कसम एक मदारी के बच्चे से भी ज्यादा मदारी होती है। कुर्सी करते इसको हैं, अपनी इसमें कोई तौर शक से- नहीं। ये ना यकीन माने फिल्म देखते ना जिसमें ड्रामेबाजी लोग करते हैं, ये ड्रामेबाजी की मैं कहता हूँ उसके अगला लेवल है। हद कर देते हैं। अब देख ले वो अमित शाह ने बोल दिया, क्योंकि भाई आजकल मुद्दा चला है, क्योंकि सेंसस करवाना चाहते हैं कि भाई गिनती करो छोटी जात वाले कितने हैं। बीजेपी चाहती है कि ये ना हो, वो चाहते हैं कि ये गिनती होनी चाहिए कि छोटी जात वाले कितने हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि रिजर्वेशन जो है ना खत्म होना चाहिए, इस वजह से ये मामला छिड़े हुए हैं। तो वो जो चाहते हैं और हर तरह के जिसका हक मारा जा रहा है वो तो भाई भीमराव कभी नहीं अम्बेडकर के चाहिए। नारे लगाएंगे। अब अमित शाह ने बोल दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आजकल ना फैशन हो गया, इतना भगवान को याद सियासी करने बयान से- था ना वो एक उसका। हाँ तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता, हाँ। तो ये बात हुई थी। और इसकी वजह से भाई साहब लोग बड़े साथ अपोजिशन वाले ने मुद्दा उठा लिया। वो हमने वीडियो कि भाई की भी थी। डिसरिस्पेक्ट अब- की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही जी। डिसरिस्पेक्ट की है, और लोग जो है वो साफ तरह के जो जिनको लगता है कि भाई अम्बेडकर ने उनके हक के लिए काम किया है, तो खास तौर पे छोटी जात वाले वो तो भाई साहब अम्बेडकर के नारे लगाते हैं धूम वही धड़ाके। तस्वीरें उठा के निकले हुए हैं। हाँ, और कांग्रेस अब उनकी साइड पे हो रही, पहले उनके खिलाफ खड़ी थी, कांग्रेस आज उनका उनकी फायदा साइड- उठा रही है। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब अपनी गेम कुर्सी खेल रही के कुर्सी लिए। के लिए। बिल्कुल। ना कांग्रेस दूध की दली है ना बीजेपी, सारे भाई साहब मदारी है, सियासतदान मदारी है। अवाम को चूतिया हाँ, काटा, चूतिया काटते हैं। सिंपल सी बात। तो ठीक है भाई। बाकी भाई अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर की, तो भाई साहब मैं कहता हूँ सदी के महान इंसान थे, जिन्होंने इतना क्या बड़ा बात है, कंट्रीब्यूट क्या किया। बात है। कहाँ से उठ के भाई साहब कहाँ पर गए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।